प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ से ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों लेखकों का भी समावेश किया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी हुई उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहां तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, वह एक अलग काल माना गया है और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिमाण में प्रथम के बराबर न होगी। यही नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। जैसे किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम से मिलती है, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं, उसकी प्रचुरता कहीं जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 है, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक
प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया है। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा यानी कि बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में तो जैनों की धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, जो साहित्य के कोटि में नहीं आती। यानी कि जैनों की जो पुस्तकें हैं उनको शुक्ल जी ने साहित्य के कोटि में नहीं माना है, और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये होगी अपभ्रंश की। और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध है: कुमार रासो, बीशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप, खुसरो की पहेलियां आदि और विद्यापति पदावली। यानी कि ये 8 पुस्तकें होगी देश भाषा की। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम 2 तथा बीशलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही, उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिस्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है, जैसे कि भगवत गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, समत्सार, पतली, अनन्य योग, जम्बू स्वामी रासा, रेवतगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई और उवेश माला या उपदेश माला। इनमें से नंबर 1 तो पीछे की रचना है, जैसा कि उसकी भाषा से स्पष्ट है। तेई दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद कह पाऊ, अगम अपार है जाकर नाऊ। जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर, प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं। जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, जो भाव को थॉट या विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को संवत 1000 या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक की संवत सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्र सो सपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें। उनमें नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर है और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। नंबर 6 योग की पुस्तक है और नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक या डेस्क्रिप्टिव है। एक में नद के जोनार का वर्णन है और दूसरी में गुजरात के रेवतक पर्वत का। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है।